सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्यमज्जपमादित्याना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु समादयामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि मैं सभी साथियों को विनय कर रहा हूँ महोदय माननीय धीमान साहब का माइक एक्टिव रहेगा और मैं सभी साथियों को विनय कर रहा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, अपना माइक म्यूट हो गया है। आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए हमें दिशा निर्देश जारी करें। उसके बाद माननीय प्रबोधनकार महोदय से मेरा अनुरोध है कि दिशा निर्देश के बाद आप शीघ्र अपना प्रबोधन रखेंगे। माननीय राष्ट्रीय महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, संविधान के निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, समस्त संत गुरुओं को नमन करते हुए आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित संविधान वाचन कार्यक्रम हमारे प्रोफेसर साहब आरसी धीमान साहब हमारे बीच में संविधान का वाचन करेंगे। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन कर रहे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानित मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी, जितने साथी जुड़े हैं सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। उन्हें मैं फिर एक बार निवेदन करूं कि संविधान पे चर्चा कराने का जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मुख्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान के कारण अधिकार रखता है। उसे जीवन के हर पहलू में समान अधिकार जो प्राप्त हुए हैं वो संविधान के कारण हुए हैं। किस अनुच्छेद में, किस संविधान की धारा में, किस उपधारा में किसको क्या अधिकार है, क्या संरचना है हमारे भारत राष्ट्र की, इसका तजुर्बा, इसका ज्ञान हमारे भारत के 140 करोड़ लोगों को होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा संविधान ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम
आयोजित किया जाता है। इसलिए मैं सभी साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप गंभीरता पूर्वक और ध्यान पूर्वक आप संविधान के एक एक धारा को, उपधारा को, उसके अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक सुने और सुनकर ज्ञान अर्जन आप लोग करें, जिससे आप एक अच्छे जागरूक नागरिक भारत के साबित हो सके। यही मेरा निवेदन है और मैं अब संचालक महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो आगे की कार्रवाई शुरू कराएं। माननीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। हमें आज के संविधान के प्रबोधनकार जो हमें संविधान की बारीकियां से अवगत कराते हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि आज का प्रबोधन प्रारंभ करें। माननीय धीमान साहब। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी उपासक उपासिकाओं का इस संवैधानिक वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। साथियों, मेरा नाम आरसी धीमान है और मैं बीएसएसडी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, संक्षेप में मेरा इतना परिचय ही काफी है। साथियों, भारत के संविधान के संबंध में भाग 3 पे चर्चा चल रही है और भाग 3 जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं, जैसे कि बोलने का अधिकार, राइट टू स्पीक, जैसे कि इक्वलिटी, जैसे कि किसी मीटिंग को करने का अधिकार, नौकरी या व्यवसाय इत्यादि को चुनने का अधिकार। ये सारे ऐसे अधिकार जो जीवन को जीने के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं, जिनके बगैर एक व्यक्ति जो है अपना गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकता है। उन अधिकारों को प्रदान किया गया है भाग 3 के अंतर्गत, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार भी है। तो उसको एक फिगर के माध्यम से ये संक्षेप में जो है प्रदर्शित किया गया है। आज जिस अनुच्छेद की हम लोग बात करने जा रहे हैं वह अनुच्छेद है 16। अनुच्छेद 16 जो है अवसर की समता, यानी कि लोक नियोजन के विषयों में जो है समान अवसर की बात करता है। जो भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं या जो भी नियोजन के मामले होते हैं, नियुक्ति के मामले होते हैं, उसमें समान अवसर प्रदान किया जाए, इस संबंध में यह एक अनुच्छेद 16 रखा गया है। अनुच्छेद 16 पर जाने से पहले मैं इसकी बैकग्राउंड में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। अनुच्छेद 16 की जो बैकग्राउंड है वह यह है कि जो है पहले जो है विगत वर्षों में जो है भारत देश के अंदर जो अवसर की समता थी वह सभी लोगों को समान रूप से नहीं थी। जैसे कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह पूरी तरीके से जो है भारत में लागू हुआ।
भारत का संविधान 2 पार्ट में लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 से पूर्व भारत देश के अंदर जो सपने होते थे वह भी जो है किस तरह से देखे जाते थे। जैसे कि एक जो है नाई, जो बाल काटने का काम करने वाले समुदाय के लोग होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में बार्बर भी कहते हैं, पूरी दुनिया में उन्हें बार्बर कहते हैं। और नाई यानी बाल काटने का काम करने वाले लोगों की जाति हिंदू धर्म में उन्हें नाई के नाम से संबोधित किया जाता रहा है, किया जाता है। तो एक नाई जाति में जन्मी हुई स्त्री जब माँ बनती है और माँ बनने के बाद जब उसका जो है बच्चे को जन्म देने का समय आता है, तो वह अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के किस तरह से सपना देखती है। बच्चे का भी जन्म नहीं हुआ, परंतु वह माँ अपने बच्चे के भविष्य को लेके क्या सपना देखती है कि ये जो गांव में नीम का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जो बाबा बैठते हैं और लोगों के बाल काटते हैं, उस जगह पर ये हमारा बच्चा भविष्य में बैठेगा। जब ये बाबा का देहांत हो जाएगा तो ये जो बच्चा है ये हमारा उस पेड़ के नीचे उसकी जगह पर बैठेगा और फिर पूरे गांव के लोगों के बाल काटेगा और उससे पैसा आएगा तो हम लोग का घर चलेगा। इस तरीके के सपने जो है 26 नवंबर 1949 से पहले माँ देखती थी। उससे इसी एग्जाम्पल को दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि एक चमार बिरादरी के जो हिंदू धर्म में जो 6743 जातियां हैं, उनमें एक चमार बिरादरी भी होती है। उस चमार बिरादरी की जो स्त्री होती है, जब वह अपने बच्चे को जन्म देने का समय आता था तो वह भी किस तरह के सपने देखती थी अपने बच्चे के भविष्य के संबंध में। वह यह सपना देखती थी कि कल जो है ये जो बाबा पेड़ के नीचे जूते सिलने का काम कर रहा है, ये जो काम कर रहा है, जब ये मर जाएगा तो उसकी जगह पर हमारा बेटा जाकर के चमड़े का काम करेगा और पैसे कमाएगा और जो है हम लोगों का जीवन चलेगा। यानी कि जो सपने थे 26 नवंबर 1949 को, वह माँ यह देखती थी, एक चमार की माँ, चमार जाति में जन्मी जो है स्त्री अपने बच्चे को मोची बनाने का सपना देखती थी। एक कोरी जाति में जन्मी स्त्री अपने बच्चे को बुनकर बनाने का सपना देखती थी। इस तरीके से जाति पर आधारित पेशे को ही अपनी जीविका चुनने का माँ सपना देखती थी 26 नवंबर 1949 से पहले। आज जो है जब 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का संविधान लागू हुआ और अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 जब भारतीय संविधान के अंदर डाल दिया गया, तो उसकी वजह से आज जो है पूरे देश के अंदर जो है माएँ किस तरह की जो है सपने अपने बच्चों के लिए देखती हैं।
आज एक नाव की जो है स्त्री जो प्रेग्नेंट हो जाती है, जन्म से पूर्व अपने बच्चे के लिए क्या सपना देखती है? अब वो सपना देखती है कि मेरा बेटा बड़ा हो करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनेगा, मैनेजर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। एक चमार, एक कोरी, एक वाल्मीकि, एक जो है जो जाति पर आधारित सपने देखने वाली स्त्रियां थी अपने बच्चों के लिए, वह आज सपना देखती हैं कि जो है हमारा बेटा कलेक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। ये जो बदलाव आया वह संविधान की वजह से आया। अगर मैं अपनी बात करूं कि अगर जो है 26 नवंबर 1949 से पहले जो है अगर मेरा जन्म होता तो मेरी माँ ये सपना देखती कि मेरा बेटा भी जो है बड़ा हो करके जुल्हा बनेगा और कपड़े बुनेगा। लेकिन मेरा जन्म जो है 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ, तो मेरी माँ ने भी ये सपना देखा कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके प्रोफेसर बने, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना। तो ये जो सपने देखने की ताकत है वो संविधान ने दी। आज माएँ जो है अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे सपने देख रही हैं, वह उसके पीछे जो कारण है वो है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, जो संविधान के अंदर सभी को धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर बिना भेदभाव किए अवसर की समता प्रदान की गई। अनुच्छेद 16 में उस आधार पर जो है आज हमको प्रोफेसर बनने का मौका मिला, वरना जाति के आधार पर तो हमारी माँ भी जो है हमारे लिए जुल्हे का सपना देख रही होती, और मैं भी किसी जो है करखा उसमें जो है कपड़े या धागा बुन रहा होता। तो ये जो ताकत है, ये जो अवसर है, वो इसलिए मिला क्योंकि संविधान ने हमको, और हमें ही नहीं, भारत के अंदर सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिया है, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, वो मनुष्य होना चाहिए। संविधान ने सबके साथ बराबर का जो है इंसाफ किया। तो माय डियर फ्रेंड जो है ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 26 नवंबर आने वाला है। आज 2 नवंबर है और 26 नवंबर 2020 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था, और जो है 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। और वर्तमान समय में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जैसे कि धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दीपावली है, अभी अभी दशहरा निकल गया, वो एक उत्सव है, धार्मिक उत्सव है, जिसके माध्यम से जो है लोग जो है अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। परंतु जो है संवैधानिक दिवस जो 16 नवंबर है, वह जो है हम सभी भारत के व्यक्तियों के लिए सभी धर्मों के त्योहारों के समान या उससे सर्वोच्च है। और मेरा मानना है कि सभी धर्मों के त्योहारों से ये सर्वोच्च है। इसलिए 26 नवंबर 1949 को भारत के कोने कोने में संविधान दिवस के प्रोग्राम्स आयोजित किए जाने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि अगर जो है आप इन सपनों को बराबर देखना चाहते हैं कि महिलाएं देखना चाहती हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने,
प्रोफेसर बने, वकील बने, जज बने, सांसद बने, विधायक बने, तो ये संविधान की सुरक्षा बहुत जरूरी है। अन्यथा जो है आने वाले कल में उसी तरीके से सपने देखने होंगे कि जो पेड़ के नीचे चमड़े का काम करने वाला है बाबा, उसी की तरीके से हमारा भी बेटा आगे जाके चमड़े का काम करेगा। तो वो परिस्थितियों का निर्माण ना हो, इसलिए जो है 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू हुआ, उसी की यादगार में जो है हमें भारत देश के कोने कोने के अंदर जो है संविधान दिवस को बड़े ही उत्साह के साथ मनाना चाहिए, दीप जलाना चाहिए बाबा साहब के समक्ष, अपने बच्चों को बताना चाहिए, परिवार को बताना चाहिए कि ये संविधान दिवस का महत्व क्या क्यों है। अब हम लोग जो है इस पर इतना ही चर्चा जो है करते हुए मैं अनुच्छेद 16 पर जो है वार्ता करते हुए आगे बढ़ता हूँ। समय का अभाव है, लेकिन जो है संविधान दिवस के अवसर पर जो है ये जो बात है वो समझाना जरूरी था। और जो है इसी माध्यम से इतना ही समझा रहा हूँ कि इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स। यह सभी मानवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो सपने हम लोग देख रहे हैं और ये जो सपने हमारे पूरे हो रहे हैं, और जो आज विधायक जी हैं, जो सांसद जी हैं, और जो प्रोफेसर साहब हैं, और जो वकील साहब हैं, और वह सारे सपने जो लोगों के पूरे हो रहे हैं वो इस संविधान की वजह से हो रहे हैं। अन्यथा राजा की पेट से राजा की और रानी की संतान ही जो है राजा बनती थी, शासक बनती थी। आम जनता को इसमें कोई हक अधिकार नहीं था सांसद विधायक बनने का। तो माय डियर फ्रेंड, 26 नवंबर को सभी लोग जो है इसका ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करिए, और जो है अपने घरों में जो है संविधान दिवस को जोश खरोश के साथ मनाइए। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो है हमको लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता देता है। लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता से आशय ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अवसर जो है समान रूप से प्राप्त होगा, कोई भी जो है भेदभाव नहीं होगा। जैसे कि अनुच्छेद 16(1) में क्या लिखा हुआ है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। राज्य के अधीन किसी पद पर, राज्य कौन है? मैं अनुच्छेद 12 में समझा ही चुका हूं कि संसद, केंद्र सरकार, राज्य की विधानसभा, राज्यों की सरकार, प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, ये सारे लोग जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। और इनके अंतर्गत अगर कोई पद निकलता है, कोई भी पोस्ट निकलती है और उस पोस्ट पर जो है नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, तो सभी नागरिकों को उस पोस्ट पर अपीयर होने का, उसमें शामिल होने का, उसमें अप्लाई करने का समान अवसर प्राप्त होगा। पहले तो अवसर ही मिले, अगर अवसर ही नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, तो फिर कोई भी क्वालिफाई कर नहीं सकता। इसलिए अनुच्छेद 16(1) के अंदर सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया गया है कि भारत देश के अंदर किसी भी जगह पर अगर कोई भी जो है वैकेंसी निकलती है और वह राज्य के अधीन है, तो वह वैकेंसी में सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, किया जाएगा। अवसर की समता। आगे चलते हैं।
अनुच्छेद 16(2) अनुच्छेद 16(2) में क्या है कि जो भारत देश के अंदर श्रम विभाजन हुआ है, श्रम विभाजन यानी जो वितरण के सिद्धांत के अनुसार जो है, जो श्रम विभाजन है, और श्रम विभाजन जैसे कि जो चमड़े का काम एक वर्ग करेगा, सफाई का काम एक वर्ग करेगा, दूध का काम एक वर्ग करेगा, ये जो श्रम विभाजन का कार्य किया गया है संविधान के लागू होने से पूर्व, वह श्रम विभाजन ने भारत के अंदर व्यक्तियों को भी विभाजित कर दिया। सिर्फ श्रम में ही विभाजन नहीं हुआ, व्यक्तियों का विभाजन हो गया है। और व्यक्तियों का विभाजन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हो गया है। तो श्रम का विभाजन हुआ या नहीं हुआ वो तो बात का विषय है। श्रम के विभाजन को लेकर के श्रमिकों का विभाजन हो गया, और श्रमिकों का विभाजन इस तरीके से हुआ कि जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी विभाजित हो गया, जिसकी वजह से जो है मनुष्यों में विभाजन हो गया, और भारत देश के अंदर 6743 विभाजन हो गए। जितनी जातियां उतना विभाजन हो गया। और विभाजन के कारण जो है जो अवसर है वह सबको समान नहीं मिल रहा था। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में सभी को समान अवसर था ही नहीं। राज्य था नहीं, राज्य था नहीं, अवसर नहीं था। जब राज्य नहीं था, अवसर नहीं था, तो जो है जाति के आधार पे या जो है धर्म के आधार पे या मूल वंश के आधार पे या स्त्री या पुरुष, लिंग जिसको बोलते हैं सेक्स, तो लिंग के आधार पे या उद्भव के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पे या निवास के आधार पर लोगों को अपात्र घोषित कर दिया जाता था कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, क्योंकि आप इस जाति के हैं इसलिए आपको ये अधिकार नहीं है। आप इस धर्म के हैं इसलिए आपको अधिकार नहीं है। तो इस विभेद को जिसके कारण जो है लोगों को अपात्र घोषित कर दिया जाता था, आज भी जो है संविधान के आने के बाद जो है ये व्यवस्था खत्म हुई, और जो है राज्य के अधीन किसी भी नियोजन यानी अपॉइंटमेंट अगर होगा किसी भी पोस्ट पे, तो ये अनुच्छेद 16(2) कहता है कि धर्म के आधार पे या मूल वंश के आधार पे या जाति या लिंग या उद्भव या जन्म स्थान या निवास या इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक को अपात्र नहीं घोषित किया जाएगा, अपात्र नहीं माना जाएगा, कि वह पात्र होगा, और ना ही किसी प्रकार का विभेद किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। परंतु देखने में आता है अक्सर लिखा होता है कई जगह पे नॉट सुटेबल कैंडिडेट फाउंड। अनुसूचित जाति जनजाति के मामलों में जो है जब कई जगह पर इंटरव्यू होते हैं तो वहां पर जहां पर विभेद होता है तो वहां पर लिखा होता है नॉट सुटेबल कैंडिडेट फाउंड। कैंडिडेट सुटेबल नहीं था इसलिए कैंडिडेट सुटेबल नहीं पाया गया, इसलिए वैकेंसी नहीं भरी गई। सभी जगह नहीं, परंतु अपात्र उसको एक तरीके से कर दिया जाता है। इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति की वैकेंसी के मामले में जो है जो चयन समिति बनती है उसमें जो है एक अनुसूचित जाति का कैंडिडेट का होना अति आवश्यक है, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। ये आरक्षण की नियमावली है।
इसके अलावा 16(3), अब जैसे कि जो है अनुच्छेद 16(1) ने धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर जो है विभेद को मना कर दिया और कहा कि सभी को अवसर की समान समानता होगी, इक्वालिटी होगी। तो जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको आगे लाने के लिए जो है कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को दिया गया। तो अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत क्या है, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी जो किसी राज्य या संघ या राज्य क्षेत्र की सरकार या उनमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ या राज्य क्षेत्र के भीतर निवास या विषय की कोई अपेक्षा व्यक्त करती है। यानी इस जो है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मोटा मोटी बात ये है कि जो है संसद को यह पावर दिया गया है कि वह जो है ऐसे वर्गों के लिए कोई अगर जो है विधि बनाना चाहती है तो वह विधि बना सकेगी, उसे अनुच्छेद जो है 16(1) और 16(2) के प्रावधानों से रोका नहीं जाएगा। अनुच्छेद 16(4), इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि जो अनुच्छेद 16(4) है वह राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य भारत देश के अंतर्गत जो पिछड़े हुए नागरिक हैं, राज्य की नजर में जो राज्य है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत मैंने बता ही दिया राज्य की परिभाषा में क्या क्या है कि केंद्र की सरकार है, संसद है, राज्यों की सरकार है, विधानसभा है और क्षेत्रीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, ये राज्य की परिभाषा में आते हैं। और इनकी नजर में अगर कोई पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व नौकरियों में पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो उतना करने के लिए ये राज्य जो है कोई भी विधि बना सकता है और उस विधि को बनाने से यह अनुच्छेद रोकेगा नहीं। यानी अनुच्छेद 16(4) जो है पिछड़े हुए नागरिकों के प्रतिनिधित्व को प्रदान करने के लिए जो है विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। सोलह 16(4) का अब 16 में जो है एक जो है अलग से ऐड किया गया है, 16(4) में एक आर्टिकल और जोड़ा गया है, वो है का। ये क्या है और इसकी आवश्यकता के संबंध में भी चर्चा करेंगे। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, उनकी राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, उनकी वरिष्ठता के साथ प्रोन्नति के मामले में आरक्षण का प्रावधान कर सकेगी। यानी कि 16(4) जो है प्रमोशन की शक्ति जो है राज्य को प्रदान करता है कि यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्गों के संबंध में राज्य को यह लगता है कि इस राज्य के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में नहीं है,
पर्याप्त मात्रा में नहीं है और उनको पर्याप्त मात्रा में जो है यहाँ पर आना चाहिए उनको, तो उनके लिए कुछ विशेष विधि बनाने की वह उसको शक्ति देता है। वह क्या है? प्रमोशन, कि उनका प्रमोशन करने की जो है विधि बनाई जा सकती है। यह शक्ति प्रदान करता है और इस शक्ति को प्रदान करने से जो है राज्य को यह अनुच्छेद नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 16(4) खा, 16 में जो है अनुच्छेद का हो गया और 16 में अनुच्छेद 4 का खा। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 जो है 4 का कहता है कि राज्य को जो है जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग हैं उनकी जो वैकेंसी है वह उस वर्ष पूरी नहीं हो पाती है। जैसे कि कोई वैकेंसी निकली सन 2020 में और वह सन 2020 में फिलअप नहीं हो पाई, उसकी पोस्ट खाली रह गई, तो वह खाली पोस्टों को जो है उन रिक्तियों को अगले वर्ष जो है भरने के लिए उनको अथॉरिटी देता है 16(4), जिसके माध्यम से जो है अनुसूचित जाति जनजाति के जो आरक्षण है उस आरक्षण की सीमा को जो है पूर्ण किया जा सके। और जो है ये जो 50% की अवधारणा भी जो है इसमें आई है। अनुच्छेद 16(5), इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि को के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक जो संस्था है, कार्यालय है, उससे संबंधित कोई पद है तो वहां पर जो है वहां पर वो उसी संप्रदाय या उसी धर्म के लोग जो है उस पद पर जो है शासित होते हैं, नियुक्त होते हैं, तो उसको जो है यह अनुच्छेद नहीं रोकेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो है अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्गों को अनुच्छेद भारत के संविधान के अंतर्गत जो है अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों को डालने के लिए अधिकार दिया गया है और उनका प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। जैसे कि अल्पसंख्यक वर्गों में जो है सिख है, मुस्लिम है, बौद्धिस्ट है, तो अगर जैसे कोई बौद्धिस्ट जो है अपना शिक्षण संस्थान डालता है बौद्ध धर्म के आधार पे और उसको अपने शिक्षण संस्थान को चलाने का अधिकार है, मैनेजमेंट करने का अधिकार है, नियुक्ति करने का अधिकार है, तो जो अल्पसंख्यकों की संस्था है अगर वह उसका जो है कोई जो है पदाधिकारी अल्पसंख्यक नियुक्त करता है तो उससे जो है उस नियुक्ति को जो है ये अनुच्छेद जो है रोकेगा नहीं। अनुच्छेद 16(6), अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत क्या है कि अनुच्छेद 16(6) अभी रिसेंटली आया है। इससे पहले भारत के संविधान के अंदर ये अनुच्छेद 16(6) नहीं था। अनुच्छेद 16(6) की मांग जो है कुछ समय पूर्व आरंभ हुई थी कि जो है आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण जो है सामान्य वर्गों को भी प्रदान किया जाए। सामान्य वर्गों को 10% आरक्षण देने की जो मांग चल रही थी वह मांग जो है अनुच्छेद 16(6) के माध्यम से पूरी हुई। अब अनुच्छेद जो है 16(6) में एक नया ग्राउंड लिया गया, वो है आर्थिक आधार। इससे पहले जो रिजर्वेशन था वो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो है जो लोग पिछड़े हैं उनको आरक्षण दिया जाता था, परंतु जो है सन 2019 में संविधान का 103वां संशोधन हुआ
12 जनवरी 2019 को, और जो है यह ग्राउंड जोड़ा गया कि नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के लिए जो है आरक्षण किया जाएगा। अब जो 10% आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया, उसका यह ग्राउंड रख दिया गया कि जो भी भारत के नागरिक हैं वह आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग होने चाहिए। तो यहाँ पर ये बात समझ लेने की है कि यह आरक्षण जो है अनुच्छेद 16(6) जो दिया गया है वह आर्थिक आधार पे दिया गया। अब अगर जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग जो है मान लीजिए कि बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं, तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अगर उनकी आर्थिक स्थिति दुर्बल है तो वो 10% के आरक्षण में दावा कर सकते हैं। ये 10% के आरक्षण में बौद्ध भी आ सकता है इन फ्यूचर, सिख भी आ सकता है, जैनिज भी आ सकता है, और जो है अन्य वर्ग भी आ सकते हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, इस सारे संप्रदाय के लोग जो है, सारी जातियों के लोग जो आर्थिक आधार पर दुर्बल है, धन से कमजोर है, उनको ये 10% आरक्षण का प्रावधान जो है 16(6) के माध्यम से प्रदान किया गया है। तो जो है ये आरक्षण प्रदान करने से जो है जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, दुर्बल वर्ग के हैं, उनमें गरीबी बहुत है, और जो बौद्ध हैं गरीब हैं, और जो ईसाई हैं गरीब हैं, उनके लिए भी एक अवसर है, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। और वो जो है इस तरह की जो है आर्थिक आधार पर जो है दुर्बलता का सर्टिफिकेट बनवा करके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 10% आरक्षण जो है दुर्बल, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों को यहाँ से अनुच्छेद 16(6) के माध्यम से प्रदान करने की शक्ति देता है। तो साथियों जो है अनुच्छेद 16 जो है यहीं पे समाप्त होता है, और मेरा जो है मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं बता रहा हूँ पढ़ के कि जो है 6392637108। इस पर जो है अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई है तो आप जो है प्रश्न के रूप में मुझसे पूछ सकते हैं। आपका प्रश्न स्लाइड्स के माध्यम से जो है दिखाया जाएगा और आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। ये मेरी फेसबुक आईडी है, इस पर भी जुड़ करके आप जो है संबंधित संवैधानिक मामलों में अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और जो है इसके अलावा जो है भारतीय संविधान के अलावा जो है संडे को 8:30 से 11 बजे तक सुबह जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का नेशनल प्रोग्राम होता है, उसमें भी आप लोग शामिल होइए। सोमवार को ये टाइम मैं चेंज कर दूंगा। स्लाइड जो है आज दिन भर बहुत ज्यादा व्यस्तता रही, इतनी ज्यादा कि मैं स्लाइड को भी ज्यादा सुधार नहीं पाया। ये टाइम जो है 7 बजे से 8 बजे का हो गया है सोमवार को संविधान के मामले में आप लोग आइए। बुधवार को 7 से 8 जो है बुद्ध एंड धम्मा का प्रोग्राम है, जो कि आपका महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, उसमें अधिक से अधिक लोग शरीक होइए। शनिवार को भी 8 से 10 जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का नेशनल प्रोग्राम होता है, उसमें भी आप शरीक होइए। अपनी शक्ति, अपनी चाहत, अपनी ताकत, अपनी बौद्धिक शक्ति दिखाने का समय है। एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होइए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सपने देखने का हक नहीं था
और भारतीय संविधान ने सपने देखने का ही हक नहीं दिया, सपने पूरे भी हो रहे हैं। ये एक छोटी सी बात मैंने बताई है। संविधान इतना महत्वपूर्ण है जिसके संबंध में जानकारी लेना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये कोई मजाक नहीं है। ये जो है प्रोग्राम चल रहा है, देख लिया तो देख लिया, नहीं देखा तो नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो फिर सपने नहीं पूरे होने वाले। इंफॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के सभी नागरिकों के लिए, चाहे धर्म कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्धिस्ट हो, जैनिज हो, सिख हो, ईसाई हो, 6743 जातियों में हो या 4 वर्गों में हो, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसके अधिकार इस संविधान के अंदर हैं। इसको उसे जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि इंफॉर्मेशन इज पावर। इंफॉर्मेशन इज पावर, and if you have information, then you will earn money. Information is power and information is money. अगर आपके पास सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, तब आप ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि आपको कानून मालूम है। आपको कोई नहीं समझा सकता, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, ठीक है। और अगर आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप कानून के विशेषज्ञ हैं, तो यू विल अर्न लॉट्स ऑफ मनी। स्पेशलाइजेशन है किसी क्षेत्र की इंफॉर्मेशन का, तो आप पैसा कमाएंगे। आपको लॉ की जानकारी है तो पैसा कमाएंगे, आपको इंजीनियरिंग की जानकारी है तो आप पैसा कमाएंगे। एंड इंफॉर्मेशन इज पावर। अमेरिका अपने जासूसों को पूरी दुनिया में क्यों फैला के रखता है? क्योंकि इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी तो उसके पास जानकारियां रहेंगी तो पावर आ जाएगी। एक सिंपल से एग्जाम्पल देता हूं कि विभीषण जब राम के पास आया और उसने इंफॉर्मेशन दिया, तभी तो राम जीता, तभी तो राम जीता। नहीं तू मारता रहता, बाण मारता रहता, रावण कभी नहीं मरता। ये कहानी है, उस कहानी से मैं सेंस निकाल के बता रहा हूं। तो इंफॉर्मेशन इज पावर एंड इंफॉर्मेशन इज मनी। एंड इफ यू विल नॉट टेक द इंफॉर्मेशन, देन यू विल पावरलेस एंड यू विल नॉट गेट मनी। ना ही आपके पास शक्ति होगी और ना ही पैसा होगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पहला पॉइंट क्यों कहा कि एजुकेट होइए, शिक्षित होइए। क्यों कहा? क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि अगर जो है आप एजुकेट होगे तो आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे बाबा साहब ने संस्कृत की एजुकेशन ली तो उन्हें संस्कृत की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आई, तो सारे धार्मिक ग्रंथों को उन्होंने पढ़ के खंगाल के लिख दिया। उन्होंने लॉ किया तो उन्होंने कानून बना दिया, संविधान बना दिया। उन्होंने इकोनॉमिक्स से पीएचडी की तो रिजर्व बैंक खड़ा कर दिया। उनके पास उन्होंने हर क्षेत्र की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ली, जिस वजह से was a symbol of knowledge, but we are ignoring the information. हम इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? फ्री में मिल रहा है संविधान की इंफॉर्मेशन और फ्री में नहीं मिलना चाहिए। जब पैसा लगता है ना, तब जो है लोगों को इंफॉर्मेशन की कीमत समझ में आती है। परंतु जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत के नागरिकों के लिए निःशुल्क लीगल इंफॉर्मेशन उपलब्ध करा रही है, और एक भी रुपया जो है, एक भी सिक्का मैं जो है लीगल इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं लेता हूँ। वकील लोग मुंह खोलने का पैसा लेते हैं। मुंह तब वो खोलते हैं, कानून तब वो बोलते हैं कोर्ट में जब पैसा लेते हैं। परंतु यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से देश के अंदर जो है, देश के नागरिकों के लिए और व्यक्तियों के लिए
बिना भेदभाव के धर्म, मूल, वर्ष, जाति, जन्म स्थान का भेदभाव किए बगैर सभी व्यक्तियों को समान रूप से जो है जूम पर जो है आने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और अपनी बात कहने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, चीजों को समझने के लिए समान अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करिए। 26 नवंबर को संविधान दिवस है, उसके लिए भी आप लोग तैयारी करिए। मेरा टाइम करीब 1 घंटे हो गया है और जो है आर्टिकल 17 जो है नेक्स्ट मंडे हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होकर के देखो, समझो, अपने अधिकारों को जानो और तरक्की आपकी, प्रोग्रेस आपकी होनी है ना। मैंने तो कर ली है, मुझे कानून की जानकारी है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आपके प्रोग्राम देखने से मुझे कोई फायदा नहीं है, आपके प्रोग्राम देखने से आपको फायदा। इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में बैठालिए, समाज को जागरूक करिए, देश के नागरिकों को जागरूक करिए, तभी ये सपने देखने के अधिकार को आप सुरक्षित रख पाएंगे। अन्यथा जो सपने हैं वो देखने का अधिकार भी बचने वाला नहीं है। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत इसी के साथ मैं साधुवाद अपना ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। मान साहब, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब से अनुरोध करता हूं कि आज के अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब। आज मैं प्रशंसा नहीं कर रहा, न तारीफ कर रहा हूं, लेकिन आरसी धीमान साहब ने आर्टिकल 16 की जो परिभाषा पूरे देश के समक्ष रखी है, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रखी है। और मैं समझता हूं कि अगर किसी ने 4 क्लास भी पढ़ाई की होगी, ना भी पढ़ाई की हो, यदि वो 10 अच्छे लोगों में कभी बैठा होगा तो उसके भी दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, शब्द बैठ जाएगी। मैं दोहराना चाहता हूं, जैसे उन्होंने कहा कि संविधान के लागू होने से पहले हमारी दादी माँ जो हुआ करती थी, वो ये सोचती थी कि मेरा बेटा नाई बनेगा, मेरा बेटा जूते बनाएगा, मेरा बेटा कुल्हड़ बनाएगा, मेरा बेटा ये बनाएगा, मेरा बेटा वो बनाएगा। क्योंकि इससे ज्यादा इसलिए नहीं सोच सकती थी वो कि उन्हें कानून अलाउ नहीं करता था। एक उनकी जाति के दायरे में या वर्ग के दायरे में उनको बांध के रखा गया था। प्रोफेसर साहब ने आगे कहा कि यदि मैं भी 26 जनवरी 1950 से पहले जन्म लेता तो शायद मेरी माँ भी नहीं सोचती थी कभी कि मैं प्रोफेसर बनूंगा। ये ऐसे शब्द दिल को छूने वाले हैं और मैं समझता हूं कि आज भारत के अधिकांश लोगों को, बहुसंख्यक लोगों को ये संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। नवंबर का महीना संविधान का है, तो वैसे मैं 15 नवंबर को ये बात बताने वाला था। मेरा कार्यकारी अध्यक्ष जी से, मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी से बात हो गई थी दिन में। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 500 जिलों में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हमारे लोग मनाएं और विशेष रूप से आज की जो चर्चा है उसको आधार बनाएं। और 26 नवंबर को ही शाम को 7 बजे से 9 बजे तक का 1 घंटे का रहता है, लेकिन हम इसको 2 घंटे का रखेंगे। 1 घंटे का पुनः आरसी धीमान साहब का रहेगा। जो संविधान की प्रमुख बातें हैं, पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना है उनको उस दिन, जो खास खास बातें हैं उनको याद दिलाना है, मेमोरी में रिपीट करना है।
और थोड़ा थोड़ा समय मास्टर बादल सिंह बौद्ध ले लेंगे, 1-2 साथी और ले लेंगे, 10, 15, 20 मिनट मैं ले लूंगा। ऐसे करके हमारा 26 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर शाम 7 बजे से, क्योंकि वर्किंग डे है उस दिन, शायद बृहस्पतिवार है, वर्किंग डे है, तो मध्य प्रदेश में तो सारा स्कूलों में भी मनाया जाता है 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। तो शाम को 7 बजे से 9 बजे तक का 2 घंटे का ये स्पेशल कार्यक्रम रहेगा। सोमवार को जो रहता है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 26 नवंबर को ये हमारा स्पेशल रहेगा। 1 घंटा आरसी धीमान प्रोफेसर साहब के लिए रहेगा, और उस दिन संविधान की विशेष बात है, खास करके प्रस्तावना, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 340, 341, 342, इस पे चर्चा रहेगी। और पुणे में सभी का आभार व्यक्त करता हूं, जितने देश भर से साथी जुड़े, करीब 18 राज्यों से लोगों ने भाग लिया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम की समाप्ति के लिए मंगल गाथा के साथ मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी इस कार्यक्रम को समाप्त कराएं। और पुनः आरसी धीमान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। मैं सभी साथियों को म्यूट करने का, अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि सभ्य सत्ता धम्मपालन गाथा हेतु सभी साथी अपना माइक अनम्यूट करें और सभी एक साथ हम धम्मपालन गाथा सभ्य सत्ता दोहराएंगे। सभी साथी अपना माइक अनम्यूट कर लें। हम एक साथ बोलते हैं सभी साथी। साथियों को सादर सभी साथियों को